हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिजिक्स प्लस की क्लास में मैं मोनिका मित्तल थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाने जा रही हूँ कार्नोट इंजन। फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले लेक्चर नंबर 13 में कार्नोट साइकिल के बारे में डिटेल में आपको समझाया है और कार्नोट इंजन की भी किस तरह से कार्नोट साइकिल से कार्नोट हीट इंजन रेडी हुआ है ये भी समझा रखा है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस पर जाएँ और ये लेक्चर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे सारे न्यू लेक्चर आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं कार्नोट हीट इंजन। तो कार्नोट हीट इंजन की बेसिक्स एक बार फिर से समझ लेते हैं। हीट इंजन होता क्या है? अ मशीन, इट इज़ अ मशीन विच ऑपरेट बिटवीन टू टेम्परेचर, बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर। यानी कि अगर एक मशीन है जो दो डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट की जाती है और साथ में हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है तो उसको हम हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, हीट इंजन एक मशीन है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। लेकिन ये लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू नहीं होती है। ओके, तो यानी कि एक और टेम्परेचर लिमिट आपको चाहिए जिसमें हीट जितनी भी बची हुई है वो उस पर छोड़ दी जाए। ठीक है, तो इसीलिए हीट इंजन के 3 पार्ट होते हैं। एक सोर्स होता है जिसको हाई टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है, और इससे हीट लेता है वर्किंग सब्सटेंस, और फिर एक सिंक होता है जो लो टेम्परेचर पे होता है और ये वर्क करने के बाद, वर्किंग सब्सटेंस W वर्क करने के बाद जो बची हुई हीट है वो सिंक में छोड़ देता है। ये हीट इंजन का बेसिक है। Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेना, वर्क में कन्वर्ट करना W, और Q2 को सिंक में छोड़ देना। फ्रेंड्स, सिंक को हम एटमॉस्फेयर मान लेते हैं। किसी भी प्रैक्टिकल इंजन के लिए सिंक एटमॉस्फेयर होता है, यानी जितना भी हीट ली है वर्किंग सब्सटेंस ने उसमें से जितना भी वर्क किया है बाद में बची हुई हीट को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। और यही रीज़न होता है कि जो आपको हीट, जितने भी इंजन्स होते हैं उसके आसपास का एटमॉस्फेयर आपको गर्म फील होता है ना। और अगर आप हाथ लगाओ तो भी आपको गर्म फील होता है, क्योंकि उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है उसकी वजह से, और जितनी भी आपकी मशीन लगी हुई है उसमें फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस कुछ भी होगा उसकी वजह से हीट का लॉस होता है, तो वो पूरी मशीन गर्म हो जाती है और साथ में उसके आसपास का थोड़ा एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए सेडी कार्नोट, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक हीट इंजन तैयार किया जिसको कार्नोट हीट इंजन बोलते हैं। लेकिन उन्होंने एक आइडियल हीट इंजन तैयार किया है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो हीट इंजन है ये आइडियल होते हुए भी केवल थियोरेटिकल इंजन है। प्रैक्टिकली या एक्चुअली में ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके हीट इंजन में जितने भी इम्परफेक्शंस हैं वो नहीं थे। ओके, तो देखिए उन्होंने क्या लिया। देखिए, कार्नोट हीट इंजन में कार्नोट ने 4 कंपोनेंट लिए। देखिए, ये तो हमने देख लिया कि हीट इंजन के लिए एक सोर्स चाहिए, ओके, एक सिंक चाहिए, एक वर्किंग सब्सटेंस चाहिए, और एक ऐसी मशीन चाहिए जो सोर्स से हीट को ले और बाद में सिंक में छोड़ दे। तो एक तरह से सिलेंडर भी चाहिए। ओके, सिलेंडर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस रहेगा। साथ में एक स्टैंड लिया है कार्नोट ने, जो कि साथ में ऐड किया है। अब देखिए, ये तो हर हीट इंजन में रिक्वायर्ड टर्म्स हैं, सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस और सिलेंडर, जिससे वर्किंग सब्सटेंस पे हीट जाए और वो वर्क करे। ओके, और स्टैंड इसमें एडिशनली कार्नोट ने ऐड किया है। तो अभी देखिए, थियोरेटिकली ही लिया है उन्होंने कि सोर्स को उन्होंने लिया है लार्ज हीट कैपेसिटी, लार्ज हीट कैपेसिटी का सोर्स लिया है। ठीक है, हीट कैपेसिटी मैंने बोला था क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी डिफाइन होती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय दैट सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर
बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या T डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी होगी तो जो सब्सटेंस है उतनी ही देर में ठंडा होगा या उतनी ही देर में गर्म होगा। ओके, तो अगर सोर्स को T1 टेम्परेचर पे रखा है और उसकी लार्ज हीट कैपेसिटी है तो इसका मतलब सोर्स जो है हीट इंजन का वो जल्दी से गर्म ठंडा नहीं होगा। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे रखा है उतना ही रहेगा। फिर उसके बाद सिंक भी उन्होंने लार्ज हीट कैपेसिटी का लिया है, यानी उसको अगर सिंक को T2 टेम्परेचर पे रखा है तो बहुत टाइम तक ये T2 पर ही मेंटेन रहेगा। फिर वर्किंग सब्सटेंस एयर लिया है। क्या लिया है? एयर को आइडियल गैस की तरह माना है कि आइडियल गैस की तरह एयर बिहेव करती है। ओके, फिर उसके बाद है सिलेंडर भी परफेक्ट लिया है। सिलेंडर में क्या परफेक्शन है कि ये परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल एंड फ्रिक्शनलेस piston and also conducting base। ये चीज ध्यान रखिए, इस तरह का सिलेंडर लिया है कार्नोट ने जिसकी वॉल्स परफेक्टली इंसुलेटेड है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये थियोरेटिकल इंजन ही है। परफेक्टली इंसुलेटेड पिस्टन है, ओके, बट कंडक्टिंग वॉल्स बेस है इसका। तो हमने डिस्कस कर लिया है, सोर्स आपका लार्ज हीट कैपेसिटी का है, सिंक आपका लार्ज हीट कैपेसिटी का है। सोर्स लार्ज हीट कैपेसिटी होने के कारण ये T1 टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा, सिंक आपका T2 टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा, इसकी भी लार्ज हीट कैपेसिटी है। वर्किंग सब्सटेंस एयर है जो कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। सिलेंडर आपका इस तरह का लिया है जिसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली इंसुलेटेड है और साथ में इसका पिस्टन भी परफेक्टली इंसुलेटेड है, लेकिन इसका जो बेस है ये कंडक्टिंग है। ओके, अब एक और टर्म है स्टैंड, ये तो सभी में ही जरूरत होती है, तो जिस एक्सटेंट तक एक्चुअली में मिल सकती हैं उनको लिया जाता है हीट इंजन बनाने के लिए। लेकिन एक और चीज स्टैंड इस कार्नोट ने लिया है जो कि परफेक्टली इंसुलेटेड है। ठीक है, ये इस तरह का स्टैंड है। जब इसके ऊपर इस सिलेंडर को रखा जाएगा तब उस कंडीशन में अगर कोई भी हम एक्सपेंशन करेंगे या कंप्रेशन करेंगे वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होगा, यानी अडियाबैटिक होगा। ठीक है, तो ये स्टैंड है, ये परफेक्टली इंसुलेटेड है। तो ये टर्म स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, किस तरह से कार्नोट ने अपने साइकिल को डिजाइन किया और इन 4 कंपोनेंट से प्रोसेस किया और हीट इंजन से मैक्सिमम एफिशिएंसी को ऑब्टेन किया। तो पहले हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया है, ओके, ये इंसुलेटेड है, कंडक्टिंग बेस है और ये पिस्टन भी फ्रिक्शनलेस भी है। ओके, फ्रिक्शनलेस। ये जो मैंने इस तरह से बनाया है ये आपको पता चल रहा है ये इंसुलेटेड है, और जो बिल्कुल एक लाइन से दिखाया है ये कंडक्टिंग है। अब आपके पास 3 चीज हैं, एक है सोर्स जो T1 टेम्परेचर पे है, लार्ज हीट कैपेसिटी का है, और ये आपने इस तरह शो कर दिया। एक स्टैंड है, स्टैंड क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है। फिर उसके बाद आपने एक सिंक लिया है, ये T2 टेम्परेचर पर है और साथ में कंडीशन रखी है T1 इज ग्रेटर देन T2। अब इन 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क करना है। ठीक है, तो अभी क्या किया कार्नोट ने,
पीवी डायग्राम पे एक साइकिल, रिवर्सेबल साइकिल को ड्रॉ किया। मैंने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको समझाया था कि किस तरह से ये साइकिल ऑब्टेन होती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप उस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि हर लेक्चर में बार बार ये बातें बताने से लेक्चर की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं अभी इस लेक्चर में नहीं बताऊंगी, आपको इस सजेशन बॉक्स में मिलेगा कि किस तरह से ये वाला साइकिल ड्रॉ हुआ है, तो वो आप जरूर देख लें। तो देखिए कार्नोट ने क्या किया, इसमें गैस भरी हुई है, एयर, ओके, इसको लिया और इस स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग बेस है, ठीक है, तो जब पिस्टन को ऊपर उठाया तो एयर में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि आपने T1 टेम्परेचर के सोर्स पे रख दिया है, एक्सपेंड कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, क्योंकि आपको रिवर्सेबल भी चाहिए और साइक्लिक भी चाहिए। रिवर्सेबल के लिए कंडीशन है कि पूरा प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी मैंने अपने लेक्चर्स में बता रखा है, आपने मेरे सारे लेक्चर फॉलो किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो बहुत स्लो प्रोसेस होता है उससे आपको रिजल्ट बहुत रियल मिलते हैं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं आप पिस्टन को और गैस एक्सपेंड होती चली जा रही है, लेकिन आइसोथर्मली क्योंकि कंडक्टिंग बेस है, इस टेम्परेचर को जितना भी एक्सपेंशन से कम हो रहा है ना टेम्परेचर, उतना ही हीट इसके अंदर जाती जा रही है सोर्स से और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। इनिशियल स्टेट में P1 V1 T1 ये इनिशियल कंडीशन है इस एयर की, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट चेंज करके फाइनल कंडीशन P2 V2 और T1 तक पहुंचे, क्योंकि आइसोथर्मल है तो इसलिए टेम्परेचर T1 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको इस इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया। तो अब क्या हो गया, चारों तरफ से इंसुलेट हो गया है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर कर रहे हैं हम तो किसी भी तरह की सराउंडिंग की हीट ना तो अंदर आनी चाहिए ना अंदर की हीट बाहर आनी चाहिए, तभी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। तो अगर हीट इंजन को वर्क कराना है तो हमें दो तरह के टेम्परेचर चाहिए, एक हाई और लो। तो हाई टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे तो हमने इसको ऑपरेट कर दिया एक प्रोसेस लगा के, अब हमें दूसरा टेम्परेचर चाहिए जो कि इससे कम होगा, जो सिंक का टेम्परेचर है, और तभी ये हीट इंजन वर्क कर पाएगा। तो फ्रेंड्स आपने एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया दिस, ओके, उसके बाद ये टेम्परेचर हो गया है, प्रेशर दिस, वॉल्यूम दिस एंड टेम्परेचर T2 हो गया, ओके। उसके बाद आपने गैस को फिर से आइसोथर्मली कंप्रेस किया है, ये प्रोसेस के एरो हैं। आइसोथर्मली कंप्रेस किया है, कैसे किया है, यहां से यहां रख दिया, T2 पे मेंटेन हो चुकी है, आपने इतना एक्सपेंड कर दिया है डियाबेटिकली कि T2 टेम्परेचर आ चुका है। अब आपने यहीं पे रखा, ओके, इस स्टैंड को यहां रखा, इसका टेम्परेचर T2 है, ये कंडक्टिंग बेस है, आपने इसको कंप्रेस करना शुरू करा। कंप्रेशन में हमेशा हीट जनरेट होती है, कंप्रेशन की वो ऐड हो जाती है सिस्टम के अंदर, लेकिन जितनी भी हीट होगी, क्योंकि ये लार्ज हीट कैपेसिटी का है सिंक आपका, जितनी भी हीट को ऐसे स्टैटिकली आप कंप्रेस करते जा रहे हैं, जितनी कंप्रेशन की हीट है वो सिंक के अंदर जाती रहेगी, ठीक है। और ये जो आपका सिस्टम है ये T2 टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा। तो एक तरह से आइसोथर्मली कंप्रेशन होगा जिसमें सिस्टम आपका T2 टेम्परेचर पे ही रहेगा। तो अब इसकी स्टेट हो गई है P4 V4 T2, ओके, ये आइसोथर्मल था। उसके बाद हमें रिवर्सेबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस दोनों को, रिवर्सेबल और साइक्लिक दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वापस सिस्टम को इनिशियल कंडीशन पर लाना है। तो आप इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे। देखिए ये साइकिल जो होती है ये कार्नोट की रिवर्सेबल साइकिल है और इसके थ्रू ही हीट इंजन का वर्क डन निकलता है, क्योंकि पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे, इंडिकेटर डायग्राम है पी और बी के बीच का ग्राफ, इसमें जो वर्क डन होता है वो इस साइकिल के एरिया से निकलता है। इस साइकिल का एरिया निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वर्क डन हीट इंजन में हुआ। डी आइसोथर्मल कौन सी है, ए बी। तो वर्क डन निकाल रहे हैं इसके लिए हम, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए बी। क्या होता है फ्रेंड्स, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, आइसोथर्मली हुए तो आइसोथर्मल का जो फॉर्मूला है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, म्यू मोल ऑफ गैस के लिए तो म्यू हो जाएगा R ln V2 अपॉन V1,
यानी कितना फाइनल वॉल्यूम हो गया है अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला भी मैंने सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के वर्क डन कैसे निकालते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला निकल गया है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी म्यू आर। ये 1 म्यू मोल ऑफ गैस के लिए है। अगर म्यू की वैल्यू 1 है तो ये क्वेश्चन निकल जाएगी। ठीक है, आर टी 1, यहाँ पे T1 भी आएगा कि T1 टेम्परेचर पे कितना वर्क डन किया हुआ है इतने एक्सपेंशन में। ठीक है, सेकेंडली हमने किया है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। वैसे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन यहां से यहां किया है और एडियाबैटिक कंप्रेशन यहां से यहां किया है हमने। तो आप खुद देखिए, अगर आपको याद हो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला बताया था हमने कि R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ओके, और अगर W, ये तो आ गया B2C, और अगर W D2A करें तो ये हो जाएगा R तो गैस कांस्टेंट है, गामा स्पेसिफिक हीट का रेशो है, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1, जो इनिशियल टेम्परेचर है T2 है और फाइनल टेम्परेचर T1 है। तो अगर हम देखें कि ये एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और ये कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो आप वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन में वर्क निगेटिव होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये दोनों आप देखिए, अगर इन दोनों को ऐड करें वर्क को तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन का हो जाएगा और एक निगेटिव साइन का हो जाएगा। यहां से इसको बाहर निकालने के लिए ले जाएंगे तो ये वर्क डन बाय दिस प्रोसेस हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो W 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। तो जितना भी वर्क डन होगा हीट इंजन में वो आइसोथर्मल के थ्रू हो रहा है। फर्स्ट आइसोथर्मल में हमने वर्क डन निकाल लिया है, सेकंड आइसोथर्मल का वर्क होगा फ्रॉम C टू D। तो वर्क डन फ्रॉम C टू D इज इक्वल टू हो जाएगा R, क्योंकि इस आइसोथर्मल में टेम्परेचर T2 है, ln फाइनल वॉल्यूम हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम V4 अपॉन V3। ओके, ये और टोटल वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि ये है एक्सपेंशन का और ये है कंप्रेशन का। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, RT1 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT2 ln V4 अपॉन V3। ओके, तो अब ये आपका T1 माइनस T2 ln, नहीं, ये वर्क डन हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर पॉइंट्स B और C पे एडियाबैटिक था, और एडियाबैटिक का इक्वेशन होता है T और V के बीच में, ये हटा देते हैं। देखिए T और V के बीच में जो एडियाबैटिक रिलेशन होता है वो TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, P और V के बीच का तो आप मोस्टली यूज ही करते हैं, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये T और V के बीच में होता है। तो अगर हम पॉइंट B की बात कर रहे हैं, पॉइंट B पर और C पर, पॉइंट B एंड C, तो T टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V2, T2 वॉल्यूम है V3। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक ही एडियाबैटिक के 2 पॉइंट हैं, तो इसीलिए इन दोनों को इक्वल होगा। अगर हम T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। कोई कंफ्यूजन? देखिए अब इसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट D और A के बीच में। अगर पॉइंट D एंड A के लिए निकालें तो पॉइंट D का क्या होगा, T2 V की पावर 4 गामा माइनस 1, देखिए ये इसके स्टेट वेरिएबल है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है T1 V1 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे T1 अपॉन T2 निकाला है, यहाँ पे भी T1 अपॉन T2 ही निकाल लीजिए, इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1।
देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल रखें तो V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? क्योंकि T1 अपॉन T2 दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, ये निकल के आ जाएगा। या आप एक तरह से कह सकते हैं V1 अपॉन V2 जो है वो V4 अपॉन V3 के इक्वल होगा। अब हमने इसको इधर ले आए हैं और इसको इधर ले आए हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारी ये वैल्यूज निकल आई हैं, इन वैल्यूज को अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे जिससे हमारा फाइनल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, W इज इक्वल टू आर T1 ln, ये आपका V2 अपॉन V1 है। देखिए V2 अपॉन V1 या ये इसकी इक्वल हो जाएगा V3 अपॉन V4 के। ठीक है, तो अगर हम इसको करें, देखिए ये निगेटिव वर्क डन है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा RT2। नेक्स्ट लाइन में इसको आप V3 अपॉन V4 कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा वर्क है, कंप्रेशन का वर्क डन है, तो निगेटिव में लगेगा। तो R आपने T1 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT2 ln V3 अपॉन V1 के V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन से तो फाइनली जो वर्क डन आ गया हीट इंजन के लिए वो R T1 माइनस T2, और T1 हमेशा बड़ा होता है T2 से। जब अगर आप ऑपरेट कर रहे हो हीट इंजन को V2 अपॉन V1, ये वर्क डन आएगा हीट इंजन के लिए। ठीक है, अभी हमें निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, तो इसको हम हटा देते हैं। एफिशिएंसी के लिए बताया था सिग्मा इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्क डन तो आपने निकाल ही लिया है, RT1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1। और हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, हीट कितनी एब्जॉर्ब की थी सिस्टम में, शुरू में सोर्स से की थी यहां से यहां तक, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू सोर्स से हीट एब्जॉर्ब की थी सिस्टम ने। ओके, तो कितनी की थी वो आप निकाल सकते हैं, RT1 ln V2 अपॉन V1। देखिए ये क्यों होगी, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। तो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क डन के इक्वल होगी। क्यों, ये कहां गई, ये वैल्यू 0 होगी क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा U 0 होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर को बताता है, क्योंकि इंटरनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जितनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की होती है वही उसका एवरेज लेते हैं तो टेम्परेचर निकलता है। टेम्परेचर में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, और अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है तो ये 0 है। तो यानी जितनी अमाउंट ऑफ हीट आइसोथर्मली इस वाले आइसोथर्मल प्रोसेस में एब्जॉर्ब किया है वो आइसोथर्मल में जितना वर्क डन किया है उसके इक्वल हो जाएगी, इसीलिए हमने ये यहाँ पे रखा हुआ है। और इससे R कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो आपके पास बचेगी T1 माइनस T2 अपॉन T1, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो कार्नोट के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होगा। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर्मूला फॉर कार्नोट हीट इंजन। इस फॉर्मूले से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ इन दो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ओके, जितना सोर्स का टेम्परेचर है और जितना सिंक का टेम्परेचर है। वर्किंग सब्सटेंस चाहे आप गैस लें या स्टीम लें या कुछ भी लें, आइडियल गैस भी ले सकते हैं और रियल गैस भी ले सकती हैं, तो चाहे कोई भी हो उसके ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करी है, वो सिर्फ डिपेंड करी है सोर्स का कितना टेम्परेचर लिया है और सिंक का कितना टेम्परेचर लिया है। तो अगर आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो आप T2 को डिक्रीज करें। ठीक है, T2 कार्नोट ने लेके देखा 0 केल्विन होगा तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर में रखे गए हैं, कभी भी जो टेम्परेचर होता है सिंक का वो 0 केल्विन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते 0 केल्विन टेम्परेचर पे। जितनी भी हीट बची हुई है वो बाहर फेंकेगा ना सिस्टम, तो 0 केल्विन टेम्परेचर का सिंक आप नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1 ही होता है। लेकिन आइडियल
थियोरेटिकल इंजन, कार्नोट के आइडियल थियोरेटिकल इंजन में एफिशिएंसी को इंक्रीज कराया जा सकता है कितने भी एक्सटेंट तक। टेम्परेचर T1 को बढ़ा दें, टेम्परेचर T1 अगर जितना ज़्यादा मैक्सिमम होगा, T2 चाहे आप एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर ही ले लें, तब उस कंडीशन में भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। और बाकी के जो इसके रिजल्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।